सिंह से उसका एक तुलनात्मक मतलब दृष्टिकोण अपनाते हैं, है ना। मैं जो बात करता हूँ और मैंने अभी किताब भी लिखी थी नीतियों के ऊपर, मैं जिस पॉलिसी की आपको बात कर रहा हूँ मैं उसी पॉलिसी के संदर्भ में ही बात करूंगा। देखिए, उदाहरण अब आप लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जैसे मैंने जब आपको पॉलिसी के बारे में भी बताया तो मैं ये बता रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण बताया था ना आपसे कि कोई भी जो नीति है वो नीचे से लागू होती है कि नहीं होती है, बताइए। मतलब अल्टीमेटली जो एम है वो हमारा क्या होता है कि हम किसी भी नीति को कहाँ लागू करते हैं, नीचे की ओर लागू करते हैं। ठीक है। अब जब महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे व्यापक जो उनका आइडिया है वो था विकेंद्रीकरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण और इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। ये जो जब आप गांधी के राइटिंग्स पढ़ोगे, माई इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और जो उन्होंने हरिजन नवजीवन या जो यंग इंडिया में लिखा है, और मैं दोनों परिपेक्ष से लेके आऊंगा, तो गांधी जी क्या कहते थे कि जो विकेंद्रीकरण है वो या जो पंचायती का राज है वो सिर्फ एक उसका एक सामाजिक आयाम नहीं होता, उसका एक राजनीतिक आयाम नहीं होता, बट इट्स नॉट ओनली हैविंग अ इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, इट्स नॉट हैविंग ओनली द पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, बट इट हैज हैविंग अ डिफरेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सोसाइटल व्यू पॉइंट आल्सो। वो कहते थे कि जो पंचायती, क्यों, देखिए गांधी का जो सबसे जो सार है वो जो उनका जो ओवरऑल आइडिया है वो है अहिंसा परमो धर्म, और वो अहिंसा जो है वो 3 संदर्भ में आती है। तो मेनी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो हो सकता है कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हो वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो सकता है कि यहाँ पर जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वो एंथ्रोपोलॉजी के या किसी भी चीज के मतलब विषय के विद्यार्थी हो जो विज्ञान से संबंधित आता है। तो चलो मैं सबसे पहला जो शुरुआत करता हूँ वो दैट आई is related to the idea of economic decentralization। मतलब वो जो है वो आर्थिक विकेंद्री जो है वो क्या है गांधी की नजर में। तो गांधी ने कहा कि आर्थिक विकेंद्रीकरण लागू करो। तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, हमारी बहुत सारी नीतियां बनी, और नीतियां बनती है केंद्र प्रायोजित नीतियां बनती है कि नहीं बनती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बनती है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई एक एक आइडिया को लेकर, प्लानिंग कमीशन को लेकर, और जब प्लानिंग कमीशन की बात आई तो प्लानिंग कमीशन ने कहा ठीक है हम अपने इससे चलाएंगे। धीरे धीरे चलता रहा, नेहरूवन प्लान उन्होंने अपना अपनाया, ठीक, बहुत सारे उन्होंने पंचवर्षीय योजना पाई, तो उनको लगा कि चलो बीच में ऐसा करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया था डिसेंट्रलाइजेशन, लेट्स टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। और आप क्या करते हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन को करते हैं। कैसे करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को? हम डिसेंट्रलाइजेशन को करते हैं कि हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई और हमने कहा कि हमने 3 टायर जो सिस्टम ऑफ पंचायत है वो हम लेके आ गए, ठीक। अब जब आप गांधी के जो राइटिंग्स पढ़ोगे, और न सिर्फ गांधी के ऊपर काम करने वाले बहुत स्कॉलर हैं, जैसे गांधी के समय में ही उनके साथ एक स्कॉलर थे जिसे हम कहते हैं जेसी कुमार अप्पा। तो जेसी कुमार अप्पा ने उनके साथ एक किताब लिखी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। उनके साथ के जो उनके अनुयायी रहे या उनके साथ काम करने वाले जो नेता रहे, उनका भी एक विजन बड़ा तगड़ा था। उसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, उसमें आपके राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे, उसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। तो एक बौद्धिक लोगों का पूरा एक समुदाय था जो विचारधारा को लेकर चलता था, और इसमें इवन सम पीपल आर फ्रॉम द सम डिफरेंट ओरिएंटेशन, दे आल्सो अडॉप्टेड सम ऑफ गांधी। इसमें विनोबा भावे जी का भी नाम शामिल है, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। हुआ ये कि जब 1970 राय मेहता कमेटी आ रही थी तो पंचायत राज देश में लागू करने की बात होने लगी, और 73वें संवैधानिक संशोधन के कारण 1991 में आया भी। लेकिन जब पंचायती राज जिसकी सपना, जिसका जो परिकल्पना, जिसकी जो सोच गांधी जी की थी, उसको कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम ले आते हैं। तो सरकारों ने उसके ऊपर प्रयास किया, लेकिन जब इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे थे तो उसी समय 1962 में जयप्रकाश नारायण साहब ने एक लेख लिखा हिंदुस्तान टाइम्स में, और जितने गांधीवादी लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो पंचायती राज है
It is not an application of parliamentary democracy at grassroots level. इस पंचायती राज के थ्रू जो गांधी जी का विजन रहा है पंचायती राज को, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस कारण ये चीज नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पंचायत का या डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है वो इकोनॉमिक है, ना सिर्फ पॉलिटिकल है बल्कि सोशल भी है, और साथ ही साथ उसमें एक विजन जुड़ा हुआ है, और वो विजन जुड़ा हुआ है अहिंसा। अहिंसा कैसी? मन वचन कर्म, मतलब तीनों प्रकार की अहिंसा, प्लस जो आर्थिक जो प्रकार की अहिंसा है वो है समता। और अगर हमने इस पंचायत राज को लागू किया तो हम जो महात्मा गांधी जी का जो अहिंसक राज्य का सपना है, अहिंसक स्वराज का सपना, वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि जितने लोग गांधी के ऊपर काम करते हैं, जितने लोग गांधी की राइटिंग्स के पर काम करते हैं, वो करते क्या है कि गांधी के कथन को लिया और कह दिया कि हाँ गांधी प्रासंगिक है। मैं वैसी बात नहीं कहता। मैं कहता हूं कि अगर गांधी ने कुछ कहा या गांधी के बाद जो गांधी के इतर अनुयायियों ने भी कुछ कहा, उनकी प्रासंगिकता को हम जांच सकते हैं, उनकी प्रासंगिकता के बारे में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, तो अब जब पंचायती राज की भी सवाल आया और गांधी के अनुयायी और जैसे गांधी जी ने कहा पंचायत राज उस तरीके से नहीं लागू किया गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या समस्या उठी से। जयप्रकाश नारायण ने लिखा कि पंचायत राज इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ parliamentary democracy at grassroots level. It will lead a violence in a society, और इससे जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। 2014 में एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हिंसा है वो पंचायत चुनाव में होती है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं। तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और एक राजनीतिक तौर पर हमने अधूरा विकेंद्रीकरण हासिल किया। जब मैं कहता हूं अधूरा विकेंद्रीकरण, आप देखिए मैं वो पॉलिसी मैपिंग आज आपको नहीं सिखा रहा हूं, पर उसकी बात आपकी सामने आएगी। जो उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है डिवोल्यूशन। जब लोगों को लोगों के हाथ में पावर ही नहीं दिया गया, मतलब क्या कि आपने कहा कि आपने पंचायती राज दे दिया, पर क्या वो पंचायती राज में लोगों के हाथ में आया? क्या पंचायती राज ने लोगों के अंदर हिंसा की प्रति हिंसा की भावना नहीं बढ़ा दी? कास्ट जो है ना, वो एक बहुत बड़ा डायनेमिक्स है। विनोबा भाई साहब कहते थे कि जो माननीय विनोबा भावे जी की जाति है जो जाति नहीं, ठीक है। तो कास्ट डायनेमिक्स जो है पंचायत के आने के बाद गांव में अलग तरीके से सामने आया है। द पावर जो ये गांधी जी ने सोचा था, तो अधूरा हो गया विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहला सवाल, वी हैव टू बी वर्क ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द व्हाई द पॉलिसीज आर नॉट इफेक्टिव, बिकॉज द पॉलिसीज आर नॉट डिसेंट्रलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। लोगों के हाथ में लोगों का सुशासन तरीके से शासन देना, सबसे पहला बात मैंने किया विकेंद्रीकरण का। दूसरा जो गांधी जी का जो सबसे सशक्त विचार था वो आर्थिक पद्धति को लेकर था। दैट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि किस प्रकार से हम चीजों का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं और कितने लोगों को काम देते हैं। उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था। पूंजीपति में कैसे चलती है, या पूंजीवादी देश कैसे श्रम का शोषण करते हैं, क्या पूंजी ताकत कैसे डिसीजन लेंगी। अब इसका मैं आपको एक बहुत सशक्त उदाहरण देता हूं, और ये मैं आपको उदाहरण पॉलिसी से दूंगा, आप इसको समझिएगा। गांधी जी के पहले हमारे पास एक बहुत बड़े स्कॉलर नेहरू जी, उन्होंने किताब लिखी द पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके अलावा एक आरसी दत्ता was a very great scholar who also wrote the perspective of economic history of India। तो जो हमारे थे दादा भाई नेहरू जी, उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज है वो जब ब्रिटिश काल जो है उस साल में शोषण करके ले जाते थे, वहां से अपना जो निर्यात पैदा करके माल हमारे देश को बेचते थे, उस श्रम से जो है हमारा छीन जाता था। तो श्रम का जब हमारे श्रम से हमारे हाथ से छिन गया, लोगों को आई, तो गांधी जी ने तभी ना चरखे बनाया। उसके लिए बहुत अच्छा बुक लिखा है, जो कोई हिस्ट्री से होगा दे कैन अंडरस्टैंड
एस आर बख्शी, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है द स्वदेशी मूवमेंट, आप उसको पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो गांधी ने बनाया कि श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है, वहां पे श्रम प्रधान चीजें होनी चाहिए, ना कि पूंजी प्रधान चीज होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इसको लोगों के उपभोग से जोड़ा। फिर इस उपभोग को, मेरा ये बात आप बड़े ध्यान से समझिए, इस उपभोग को इन्हों गांधी ने शास्त्र से जोड़ा। गांधी ने उपभोग को सारे धर्मों के चिंतन से जोड़ा, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धर्म के चिंतन की बात कर रहा हूं। क्या कहते हैं गांधी, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अब देखिए, राजा जनक का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा, पर हमारा शास्त्र, यहाँ तक कि महाभारत में भी एक किस्सा है कि हमको अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं जाना चाहिए। आवश्यकता आधारित अर्थशास्त्र की बात गांधी करते हैं, नीड बेस्ड इकोनॉमी। यही बात जेके मेहता, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी कहते हैं वांटलेसनेस। हिंदी में जब आप उसको संस्कृत में जाओगे तब उसको आप कह सकते हो अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब कि वस्तु से इतना मोह नहीं, या हमारे पास संतुष्टि का भाव होना चाहिए। क्यों? अगर मेरे पास एक शर्ट की आवश्यकता है तो मैं ज्यादा शर्ट खरीदूंगा, हो सकता है कि इससे हमारा क्या हो, संसाधनों का उपयोग हो। तो गांधी जी ने तभी ये कहा ना कि देयर इज इनफ फॉर अर्थ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर द ग्रीड। कि इस धरती में व्यक्ति के आवश्यकता के लिए तो सब कुछ है, लालच के लिए नहीं है। अब लालच आधारित अर्थव्यवस्था से जब उत्पादन होने लगा तो क्या हुआ, मुझे एक साड़ी की जरूरत है, मैं 50 खरीदूंगा, सम्मान बढ़ती चली जाती है। अब ये जो गांधी की नई धर्म से उन्होंने परिभाषा ली, या इस्लाम उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने, या आप देखिए बाइबल से कुछ सीखा उन्होंने, जो सर्वेंट ऑफ द माउंट से सीखा। यही बात स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, बुक द सोशलिज्म डेमोक्रेसी इन इंडिया, समाजवाद संस्कृति, तो लेके गए। क्या? क्योंकि जब हम विलासिता की ओर जाते हैं तो सबसे पहला नुकसान हम क्या करते हैं, कैसे क्यों करते हैं? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या, पर्यावरण क्या, क्या वो अहिंसा का चक्र? यही तो गांधी जी ने सिखाया। व्हाट वायलेंस इज टू द मैन, वायलेंस वी कैन डू टुवर्ड्स द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। यदि हम इसको गांधी जी की अहिंसा का देखेंगे दृष्टिकोण, आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत भी ना हो, फिर भी आप समझ सकते हो उन्होंने कैसे अहिंसा को देखा टुवर्ड्स द इकोलॉजी, कि हमारा कर्तव्य जो है हमारे नहीं है, इन्वायरमेंट के प्रति भी है। अब उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स को देखा, जिसे 1972 में स्टॉकहोम ने अपनाया। पर गांधी जी तो 1910 में ये बात कह चुके थे। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सिन, वाई एंड इट्स कॉल्ड द फैक्टरी सिविलाइजेशन। आप उनकी राइटिंग्स पढ़िए, उन्होंने औद्योगिक सभ्यता को पाप क्यों कहा है। क्यों आज आप इन्वायरमेंट के कारण इतने सारी चीजें देख रहे हैं। 1918 में दुनिया ने पहली बार भूमंडलीकरण का एक चेहरा देखा था स्पेनिश फ्लू के आधार पर। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जब सैनिक जो है इधर पूरी दुनिया में ट्रेवल किए तो पहली बार क्या हुआ कि डिजीज या ग्लोबलाइज हुई। और उसके बाद ही देखिए जो कई डिजीज जो देशों में नहीं थे, छोटे छोटे देशों में, जैसे कि आप देखो ट्यूबरक्लोसिस को देख लीजिए, तो वो पूरे, तो गांधी जी ने जब अपनी किताब में लिखा कि वी हैव टू क्रश द आवर लिमिट टू द वर्ल्ड, वो ये नहीं कहते हैं कि आप दुनिया से आप संपर्क बंद कर लीजिए, पर जहां जो संस्कृति विलासिता आधारित नहीं है आप उसको विलासिता आधारित नहीं बना सकते। क्योंकि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति भोग आधारित नहीं है, भोग्या नहीं जाता माँ को। यही बात दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं अपने उसमें कि राज्य जो है या राष्ट्र जो है वो क्या है, वो भौगोलिक नहीं है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। माँ को भोगने का अर्थ क्या है? पाप। गांधी जी ने अपने 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 लेखों के माध्यम से, पर आज आप क्या कर रहे हैं, संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि जब आवश्यकता से अधिक कोई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉल्यूशन, क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। और जब हम वो पापम, अब आप सोचिए अन्य पापम, या आप किया अन्य क्षेत्रीय कथम पापम तीर्थ क्षेत्री, कि तीर्थ क्षेत्र में आप जाइए और नहा के पाप धो लीजिए। तीर्थ क्षेत्रीय कथम पापम, यदि आपने तीर्थ क्षेत्र में पाप किया, भविष्य लोको प्रजापति, कि आपका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा, आप कहां जाओगे। अब इसका अर्थ देखो गहरा, इसका अर्थ आता है जैनिज्म से।
हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद करके सिन कर रहे हैं। तो अगर आप उस चीज को ध्यान से समझोगे, विलासिता जो है वो आपको कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में ले जाती है। जब कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाती है तो आप इकोलॉजी के प्रति सिन करते हो और वो सिन आपको ही उल्टा आता है। अब आप इसका सिंबोलिज्म देखिए, गांधी जी वाज अ वेरी सनातनी। हिंदू मुस्लिम के आजकल बड़े संभव संवाद चल रहे हैं, मैं उन पर कमेंट नहीं करता, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। और गांधी का ये जो इकोनॉमी है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात करता ही नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करता है। आज का जो अर्थशास्त्र है, जो परिभाषा है, वो संघर्ष की बात करती है। जब वो संघर्ष हिंसा में बदल जाता है, उसका समाधान खोजने वही जाती है। और वो संघर्ष इतना बढ़ गया है, संघर्ष किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन टू मैन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन टू नेचर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनर सेल्फ। आप जिन सभ्यताओं को या जिन विकास मॉडलों को विकसित मानते हो वो भी एलिनेटेड है। मार्क्स कहता क्या है? मार्क्स कहता है कि वंस जो फैक्ट्री सिविलाइजेशन का मजदूर है वो सबसे बाद अपने आप से एलिनेट हो जाता है। तो जब आप इसीलिए देख लीजिए कि जो फैक्ट्री सिविलाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो अपने परिवार, अपने इन्वायरमेंट, अपने लोग चीजों से कटे हुए हैं। और उनसे क्या हो रहा है? लोनलीनेस का मंत्रालय खुल रहा है, अवसाद के मंत्रालय खुल रहे हैं, अपराध की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। तो क्या ये सिन नहीं है? तो जो अब आप देखिए, गांधी ने उसको फिलोसफिकल दृष्टिकोण से नहीं देखा, जैनिज्म देखता है, वो अणुवर्त सिद्धांत की बात करता है, सनातन धर्म कहता है आवश्यकता से अधिक मत करिए। बट यू सी द टेलीविजन, द ब्रांडिंग ऑफ एडवर्टाइज, विल करो, विश करो। क्यों? अगर मेरा पड़ोसी भूखा है और मेरे घर में रोटी है तो क्या मुझे अधिकार है? गांधी जी के पहले गुरु नानक जी बोल के चले गए और उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, जितने फिलोसफर की साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र जो है, उस अर्थशास्त्र की अवहेलना करते उसकी हम कहाँ चले गए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी के ऊपर, जहां वेलफेयर की बात करने लगी। पर आप इस चीज को समझिए कि there is a difference between the well-being and welfare. We have to develop the capability. कैपेबिलिटी कैसे बनेगी? जब आप एजुकेशन को एक टेक्निकल आधार पर दोगे। गांधी जी ने मशीन का विरोध किया और उस मशीन का विरोध नहीं किया जिससे आपको रोजगार चले, वो नई तालीम की बात करते हैं। बट मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नई तालीम। द ट्रेनिंग विद इन द मदर टंग, इन द लैंग्वेज, द पीपल कैन कनेक्ट इट, द एजुकेशन पीपल कैन अंडरस्टैंड। But when they come to the Kinder Joy, the Montessori, that we are trained, we are making a people, वो people जो दिमाग से नहीं सोच सकता। तो आर्थिक तौर पर आपने उनकी परिभाषाएं लोगों को सिखाई नहीं गांधी जी की। और गांधी क्या छोड़िए, आप गांधी के बाद के जो भी अनुयायी हैं कि जो समाजवादी धारा में जाते हैं, कैसी समाजवादी धारा है? क्या गरीबी का समान वितरण समाजवाद है कि अमीरी का समान वितरण समाजवाद है? राम मनोहर लोहिया कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में सबको अमीर बना दूं या सबको गरीब बना दूं। तो कैसा समाजवाद? क्या हम क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं? आप उदाहरण देखिए, मैं नीतियों की बात करता हूं कि हम कल्याणकारी राज के नाम पर लोगों से छल कर रहे हैं। गांधी जी के जब अर्थशास्त्र को आप पढ़ेंगे, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इकोनॉमिक्स में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हैं, कभी नहीं कहा। वो कहते हैं कतार में खड़े व्यक्ति को अंतिम में दो, पर कतार में खड़े व्यक्ति के अंतिम की कैपेबिलिटी भी बनाइए। क्योंकि अगर आप बड़ी तकनीक के माध्यम से रोजगार पैदा करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। आप उदाहरण लेके देखो कि जब लघु उद्योग जो भारत का मेन आधार है, आप लोग बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, मैं दैट्स व्हाई आई एम वेरी अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन। आपको यूपी में एक प्रोग्राम चल रहा है, ओडीपीओ प्रोग्राम। आपको पता है कि आगरे का पेठा मशहूर है, आपको पता है कांजीवरम की साड़ियां मशहूर है। भारत में 663 जिले हैं, वो 663 जिले कहीं ना कहीं किसी चीज के बनाने में उद्योगों में लगे हैं और वो श्रम प्रधान उद्योग है। अगर आप उन श्रम प्रधान उद्योग में मेक इन इंडिया के नाम पर बाहर से बड़ी मशीनरी लाओगे तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय मासेज होना चाहिए। मास प्रोडक्शन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का आइडिया है, जहां शोषण होता है तो एक व्यक्ति तो अमीर अमीर होता चला जाता है, तो शहर और गांव के बीच की खाई वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे शोध आप देखिए, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी हुई 2020 में और मैंने उस पर लेख भी लिखा कि भारत में अंतर क्षेत्रीय विषमता बहुत बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष को ही तो जन्म देगा। People migrate from the one place to another place. Why? Now Corona has shifted the people the reverse migration. But this perspective we have to understand. कि क्यों लोग जा रहे हैं? क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, जाति आधारित विषमताएं बढ़ रही हैं। The communal forces are now tensions are increasing.
और सामाजिक विषमताएं बढ़ रही। तो इन विषमताओं के बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिटी में हमारा कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के प्रति जो लगाव है होना है, और सरकार हमें नीतियां भी वैसे ही देती है। अब आप इस चीज का सबसे बड़ा देखिए, अब इसको मैं कहता हूं ना पैराडॉक्सिकल सोशलिज्म, कि गांधी को बेचना है। यू हैव टू मेक द आइडियल, जहां आप किसी के व्यक्ति के विचार को आपको मारना हो, ये बात मैं बार बार कहता हूं, वहां आप उसकी मूर्ति बना दीजिए। जहां आपने उसकी मूर्ति बनाई, उसका विचार की हत्या हो गई। इवन इन द केस ऑफ द राम, Ram was the symbol of the very great the personality who devoted his life to the save of the forest. वनवास का अर्थ क्या हुआ? तो क्या क्या हम अपने उन जंगलों को बचा रहे हैं? मध्य प्रदेश के चित्तौड़ जिले में 100 करोड़ खीरों के लिए लाखों करोड़ सारे पेड़ काट दिए गए बक्सवाहा के जंगल में। क्या हम किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं? विदाउट कैन इकोलॉजी वी कैन लिव। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे? जो गांधी 1910 में सोच लिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू, आज वी आर नॉट इन द सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शन पे हम खड़े नहीं है। और क्या हम उस आर्थिक सभ्यता को स्वीकार करेंगे कि जहां पर एकल परिवार भी टूट गए, व्यक्ति भी अलगावित है? एलिनेशन इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है और उसका शोषण हो रहा है, और वो व्यक्ति जो है वो आत्महत्या के दायरे में जा रहा है। तो हर प्रकार से अगर हम संघर्ष को देखेंगे तो क्या हम एक सही दिशा में जा रहे हैं? मैंने आपसे डिसेंट्रलाइजेशन से बात की, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप उठा के देखिए कि गांधी जी ने किस किस विषय पर अपनी महती राय नहीं रखी। और गांधी को सिर्फ गांधी के दृष्टिकोण से समझेंगे तो गलती हो जाएगी। अगर उनका अहिंसा का सिद्धांत, जब मैं लोगों से बात करता हूं, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर व्हाई यू टॉक अबाउट द गांधी बट यू नेवर डिबेट अपॉन द भगत सिंह एंड गांधी। आई सेड आई हैव रेड अबाउट द भगत सिंह आल्सो, and Bhagat Singh also respected the opinion of Gandhi. He told his father कि never disrespect the Gandhi even after my death. क्यों? भगत सिंह और गांधी में बस बहुत इतना सा अंतर है। भगत सिंह जो थे वो धार्मिकता से अलग थे। वो कहते थे कि मैं कुरीतियों का समर्थन नहीं करता, और दोनों की सोच एक है। गांधी कहते हैं कि कतार में खड़े व्यक्ति में को अंतिम में दो। भगत सिंह कहते हैं कि कतार के सबसे आखिरी जो दबा कुचला व्यक्ति है उसकी सोच को तर्कशील बनाओ, बी द रेशनलिस्ट। भगत सिंह कहते थे, और उन्होंने नास्तिकता, गांधी आस्तिक थे और भगत सिंह नास्तिक, ठीक है। भगत सिंह लेकिन हिंसावादी नहीं थे जो लोगों को लगता है। उनका दर्शन भी कहीं ना कहीं समाजवादी गांधी के दर्शन के बड़ा निकट है। इवन द बाबा साहब अम्बेडकर वाज हैविंग अ इंटेलेक्ट आइडिया ऑफ प्रबुद्ध अहिंसा, इंटेलेक्ट वायलेंस, मतलब वो चाहते थे बुद्धि के आधार पर। भगत सिंह का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, मैं को क्लियर कर दूं कि वो कैसे समाजवादी थे और कहां गांधी के निकट थे। सोहन सिंह सकना, I am talking because I am a professor of economics, but I read history a lot. So everything which I am giving have a proper reference. सोहन सिंह सकना के साथ उनका संवाद हो रहा था, तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए आप क्या चाहते हो। भगत सिंह से कहा कि क्या आप परंपराओं का विरोध करते हो, क्योंकि आप तो नास्तिक हो, क्या आप मंदिरों का विरोध करते हो, क्या आप नास्तिक हो? तो भगत सिंह ने साफ कहा कि मैं मूल्यों और परंपराओं का समर्थन करता हूं, पर मैं कोरे अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जो सबसे निचला से निचला व्यक्ति भी हो वो तर्कशील हो। अगर वो तर्कशील होगा तो वो सवाल से सरकार करेगा, सरकार से सवाल करेगा अपनी बेहतरी के लिए, सवाल करेगा अपनी समानता के लिए, सवाल करेगा गरीबी दूर करने के लिए, और सवाल दूर करेगा कि ये देश में आर्थिक और सामाजिक हालात बिगड़े क्यों हैं। तो क्या ऐसा हिंसक व्यक्ति सोच सकता है? भगत सिंह was a very clever about their idea of socialism. The difference is only about towards the means of socialism. Gandhian means of socialism is based on this spiritual ideology. वो प्रार्थना में विश्वास करते थे, वो गीता के दर्शन में विश्वास करते थे, वो अनासक्ति में विश्वास करते थे। भगत सिंह का जो सामाजिक दर्शन है वो भी समानता का दर्शन है, पर उनका दर्शन रेशनलिस्टिक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे है, क्योंकि वो अपने मरते दम तक उन्होंने लेनिन को पढ़ा, उन्होंने मार्क्स को पढ़ा। तो भगत सिंह का तो दृष्टिकोण है, लेकिन वो 23 साल की उम्र मिली उनको, और गांधी जी को आप देखिए कहाँ 78 साल की आयु मिली, लेकिन 23 साल की आयु में भी उनके दर्शन की व्यापकता बड़ी गहरी है। वो जो आज के समय में जो युवा मंदिर मस्जिद के नाम को लेकर भगत सिंह का समाजवादी विजन देखना चाहते हैं, उन्होंने भगत सिंह के शायद कुछ भी आइडिया नहीं पढ़े होंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि द कांग्रेस was an opposition towards the idea of Bhagat Singh, but they gave their idea and published in their letter. गांधी जो है, आज जैसी पत्रकारिता मीडिया हो रही है, किन मुद्दों पर बहस करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। गांधी किन मुद्दों पर बहस करते थे अपने अखबारों में? स्वास्थ्य
के ऊपर, लोगों नारी शिक्षा के ऊपर, नारी जागरण के ऊपर, धार्मिक कुरीतियों के ऊपर, इन्हीं बातों में बहस होती थी। अंबेडकर साहब भी जो लेख लिखते थे किन पे लिखते थे? आज का डिबेट का आप स्तर देखिए। तो क्या पत्रकारिता जगत को नहीं सीखना चाहिए? अमर्त्य सेन ने एक बहुत बड़ी बात की, और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे ही होंगे, कि जिस शहर के अखबार, मीडिया या टीवी डिबेट में स्वास्थ्य के ऊपर बात होगी, एजुकेशन के ऊपर बात होगी, नारी शिक्षा पर बात होगी, भ्रूण हत्याओं पर बात होगी, या इन्वायरमेंटल डिस्कशंस पे बात होंगी, वो शहर विकसित करेगा, कि वो शहर विकसित करेगा जहां पे अन्य चीजों पर बात होगी? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? स्टडी आप देखिए कि अखबार के संपादकीय किस चीज को स्थान देते हैं। उस जमाने के अखबार गांधी जी निकालते थे, यंग इंडिया, खरजीवन, नवजीवन, गुजरात समाचार, ठीक है, सर्वोदय दर्शन, क्या निकल के आता था, क्या छापते थे, वो किन मुद्दों पर बहस करते थे? तो क्या अगर आप उन मुद्दों को रखेंगे तो क्या लोगों के अंदर एक अहिंसा की भावना बलवती नहीं होगी? क्या लोगों के अंदर जो आज के समय में बात करते हैं ऐसा होता, क्या लोग सहिष्णु नहीं बनेंगे? अंडरस्टैंड द पॉइंट, यू कैन डिसएग्री विद द गांधी। आप हजार गांधी जी से आप डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, बट व्हाट गांधी हैज गिवन टू अस वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू वैल्यू। इन द केस ऑफ जर्नलिज्म आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल, इन द केस ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, इन द केस ऑफ द आइडिया ऑफ द गवर्नेंस आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। तो क्यों हम नहीं बात कर सकते? कर सकते हैं। नाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द सरदार पटेल। सरदार पटेल, एवरी आइडिया हैज अडॉप्टेड बाय द गांधी। सत्याग्रह की बात उन्होंने की, और क्या से बात की उन्होंने? सत्याग्रह की, और बड़ी व्यापकता से बात की। बंगाल के हाल आप देख सकते हैं कि वहां पर एक जमाने में बड़ा मशहूर हुआ करता था बंगाल कपड़ा मिलों के लिए, वो आज सब बंद हो गए, हड़ताल। अब ये देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाता है। कम्युनिज्म के कुछ फोर्सों ने अपने गलत इस्तेमाल के लिए क्या हड़तालें चालू की। सरदार पटेल ने कहा नहीं, ये गलत है, सत्याग्रह की आप तरफ जाइए, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड सरदार पटेल वाज टॉक अबाउट द प्लूरिस्टिक सोसाइटी, बहुलतावादी। उन्होंने जो आज के समय में जैसे दंगे हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर संविधान सभा में कहा है कि ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। कोई आपकी बकरी हो, गाय उठा ले जाना, ले जाने दो, सत्याग्रह करो, क्योंकि हमें स्वराज जो है सिर्फ अंग्रेजी शासन से नहीं मिला। 1950 में वो बंबई की मजदूरों की सभा में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जाति और संप्रदाय के भेदभाव से उठ के आना होगा, और तभी हमें प्लूरिस्टिक आइडिया मिलेगा। प्लूरिस्टिक आइडिया पे बात करते थे सरदार पटेल। इकोनॉमिक आइडिया बड़ा डेवलप है, प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर बात करते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर बात करते थे, सत्याग्रह के ऊपर बात करते थे। और उनके जितने भी इकोनॉमिक डिस्कशंस है, जो बात करते हैं लोग, उनको रीड करना चाहिए, वो सारे गांधीयन पर्सपेक्टिव पे आए। लोहिया के ऊपर आइए, अपने आप में वो समाजवादी थे। उसके बाद आप यूपी में देखेंगे ज्ञानेश्वर मिश्रा, और आज बहुत सारे लोग अपने आप के बाद समाजवादी धारा के लोग बने। वो कहते थे कि हमें ना कुजात लोग चाहिए जो विचार दे सके। डिबेट, उन्होंने जर्मनी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया और भारत की तत्कालीन समस्याओं पर सवाल उठाए, और उनका जैसे आज लंका में हो रहा है ना, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर भूखी नंगी जनता कभी इंतजार नहीं करती, उसका हाथ एक बार राजा के गले तक पहुंच जाता है। आज जो महेंद्र राजपक्षे के साथ हुआ, क्रोनिक कैपिटलिस्टिक, जब भूखी और जनता रहेगी, वो इंतजार नहीं करती, जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। और लोहिया ने भारत की संसद में सन 80 में कह दिया था, और आज वो संभव हो गया ना। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की बात की इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ गांधी। जब यहाँ तक कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अलोकतांत्रिक चीजें आ जाती हैं, या तानाशाही आने लगती है, क्रोनिक कैपिटलिज्म आने लगता है, तो लोगों को अपनी बात या कहने के लिए एक क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। एंड द इंटेरियल रेवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन दैट हैज बीन विटनेस्ड बाय इन द थॉट प्रोसेस। उसके बाद देश में कोई वैचारिक क्रांति नहीं हुई, छोटे छोटे आंदोलन हुए गांधीवादी दृष्टिकोण को लेकर, जो सफल भी हुए। आई एम नॉट क्लेमिंग द अन्ना मूवमेंट हियर, बट द जयप्रकाश मूवमेंट, देन आफ्टर वी हैव अ मूवमेंट ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। और दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से बहुत सारे लोग हैं, भारत के सबसे बड़े पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन, चंदी प्रसाद भट्ट है ना, उनके साथ किया, उसी दिन ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बसवाहा के जंगल काटने की बात की। और अब आप कहते क्या है? अब आप देखिए, मैं विडंबना देखिए कि गांधी का नाम लेके बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, इवन द गवर्नमेंट, उनको स्वच्छता का दूत तो बना सकती है, बट व्हाई नॉट अंडरस्टैंडिंग इज आइडियोलॉजी टुवर्ड द इकोलॉजी एंड समथिंग। अब बहुत बड़ा मैं पॉइंट आपको कहने जा रहा हूं, अभी चीज को समझने का कोशिश करिए। सड़क मंत्रालय कहता है कि 33% हम पेड़ काट देंगे, हम क्या बोलते हैं, एनजीटी से परमिशन लेंगे, नेशनल ग्रांट ट्रिब्यूनल से।
सूचना के अधिकार के द्वारा ये पता लगा कि जितने पेड़ काटे गए, काटा गया पेड़ पीपल का, आम का, बरगद का, लगाया गया विदेशी पेड़, तो उससे धरती की उर्वरता भी तो समाप्त हुई। तो क्या किया आपने कि 33% वनाच्छादन भी नहीं है। तो जब आपका जो इकोनॉमिक मॉडल ही ऐसा है कि जो ग्रीड क्रिएट करे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, इकोनॉमी इम्बैलेंस क्रिएट करे, एंड वी हैव टू डू ऑन द रिसर्च ऑन इट, और वी हैव टू टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गांधी की प्रासंगिकता को मैं एकदम से आपके सामने रख दूं और आप उसको एक्सेप्ट कर लो। वी हैव टू टेस्ट। विदेश के जो विश्वविद्यालय है, इकोनॉमी हो चाहे पॉलिटिकली हो, वो इन चीजों पे शोध करते हैं। जैसे एक स्कॉलर है बीएन घोष, उन्होंने मलेशिया के इकोनॉमिक्स में संदर्भ में शोध किया। गांधी जी ने कहा है कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स इनइक्वालिटी, कि जहां पर भारी औद्योगिकीकरण होता है वहां आर्थिक असमानता आती है। तो गांधी जी ने क्या किया, कहा दिया। अब लोग कहें हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ये नहीं है। उसने क्या किया, बीएन घोष ने उन सिटीज को चुना, उन देश को चुना कि जहां जहां हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और आर्थिक असमानता का अध्ययन किया जहां पर लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो आपने पाया कि जो दोस्त कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं, वो क्या होता है, वहां पर आर्थिक असमानताएं आई है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर मैंने बात की, जैसे पर्यावरण के ऊपर बात की, तो छोटे छोटे सामुदायिक उदाहरण प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं और स्टडीज प्राथमिकता सिद्ध करती हैं। तो गांधी जी के कोर्स का आप मैथमेटिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी एक विचार भी थे, और बहुत सारी किताबें उनके बाद भी उनके अनुयायी ने लिखी। महादेव देसाई साहब ने लिखी, आर.के. राव साहब ने लिखी। इकोनॉमिक्स तो इतने ज्यादा लिखे, पर उनके इकोनॉमिक्स के टेस्टिंग की बात नहीं की। पॉलिटिकल साइंटिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी के ऊपर बी.एन. पांडे साहब बात करते हैं, गांधी जी के ऊपर आप भिखु पारिक साहब बात करते हैं जो इस समय बाहर पे है, गांधी जी के ऊपर नंदा साहब बात करते हैं। अब आप देखिए इकोनॉमिक्स में स्वर्गीय जैन शर्मा अब नहीं रहे, वो करते हैं बात। विदेशों में आप देखिए कि अजीत देवसाद गुप्ता जी ने बात किया उनके ऊपर, लेकिन कोई भी ये प्रयास नहीं करता कि उनकी उस आइडियोलॉजी को हम मैथमेटिकल मॉडलिंग से टेस्ट करें। आप रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप अगर उस विचार को पढ़ना चाहें, और किसी भी स्कॉलर का, जब तक हम रिलेवेंसी टेस्ट नहीं करते, उस स्कॉलर की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं हो सकती। शोध परिकल्पनाओं को प्रयोग करके उस विद्वान की परिकल्पना को परिकल्पना बना लीजिए और फिर आप टेस्ट करिए। आप देखिए, तो तब आप बात करिए ना कि रिलेवेंसी। रिलेवेंसी सिर्फ शब्दों के आधार पर अगर आप रिलेवेंसी की बात करेंगे तो फिर वो एक साहित्यिक दृष्टिकोण बन सकता है खाली। लेकिन जब आप उसको समाज विज्ञान में लाना चाहते हो, बिकॉज द गांधीयन स्टडीज इज द पार्ट, द मेनी अमेरिकन स्टडीज आर देयर, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट दीनदयाल उपाध्याय, the many universities are establishing the दीनदयाल उपाध्याय चेयर। तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी जो है वो गांधीयन समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। he talk about the स्वदेशी within the Gandhian perspective and the socialism। हाँ, उनके जो राष्ट्र धर्म में कई लेख हैं, हो सकता है कि वो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हो, और उनका जो राष्ट्र को लेके जो सोच है, या उनका जो भौगोलिक दृष्टिकोण को लेके जो सोच है, या उनका सोच जो आपका जो मैकेनिज्म को लेके सोच है, श्रम को लेके सोच है, लोकतंत्र को लेके सोच है, उन सब के ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि उनकी बात भी सही है कि राष्ट्र एक भौगोलिक पॉलिटिकली इंडिया इज नॉट एनीथिंग, मगर हमको दूसरे तरफ को भी नहीं करना है। यू नो दैट कि विनोबा, द गांधी के जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि भारत में भूमि असमानता इतनी ज्यादा है, इसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, इसके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन चला दिया। एंड जो विदेश के लोग, उन्होंने भूदान आंदोलन के ऊपर शोध किया और ये पाया कि भूदान आंदोलन दुनिया का एक अनूठा प्रयोग है लैंड रिफॉर्म का, लैंड इनइक्वालिटीज को दूर करने का। जो बिहार से वो चीज को समझ सकते हैं, द भूदान मूवमेंट, विनोबा। और लेकिन उन्होंने कि जब उनकी आप इकोनॉमी की थिंकिंग पढ़ोगे, तो भूदान तो उन्होंने सर्वभूमि गोपाल की, सर्वभूमि गोपाल की, वो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया हिंदू धर्म से, पर उन्होंने जो डी अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट लिया कुरान से, देन एसेंस ऑफ कुरान लिखा। तो दिस इज नॉट लाइक यू कांट बी अ वेरी रिलीजियस विदाउट अ कम्युनल। आप बिना सांप्रदायिक कोई भी धार्मिक हो सकते हैं, यही गांधी हमको सिखाते हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट। अब आप सवाल आप उठा के देखिए कि जो छोटे छोटे रोजगार है, जो छोटे छोटे शहरों में कोई किसी का धर्म पूछ के नहीं आता था, और चूड़ी का बाजार अलीगढ़ में मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया, या किसी आप शहर में चले जाइए, किसी और शहर में गुड़ का कारोबार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, वो हायरार्किकल सिस्टम में है, पर देयर इज अ कम्युनल हार्मोनी। तो उस कम्युनल हार्मोनी को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, वो इन्फोर्स करेगा इकोनॉमी को बैकवर्ड डालने में, वो करेगा पोलराइजेशन। जो राजनीति का जो पोलराइजेशन है, वो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा एफेक्ट करता है। तो लंका इज द बिगेस्ट एग्जांपल, जिम्बाब्वे इज द बिगेस्ट एग्जांपल, मुगाबे। किसी भी चाय के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, जहां पे आप
जब किसी भी चीज का पोलराइजेशन प्रारंभ करते हैं, वो पोलराइजेशन जो है, वो ध्रुवीकरण जो है, वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। तो चाहे धड़ा कोई भी हो, चाहे वो गांधीवादी समाजवाद के दृष्टिकोण से आप आते हो, चाहे वो समाजवादी भगत सिंह के दृष्टिकोण से आते हो, चाहे वो आप मैं कहता हूं कि बात आप कर दो दीनदयाल उपाध्याय के जो समग्र जो उनका दृष्टिकोण, जिसे हम एकात्म मानववाद, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के दृष्टिकोण से आते हो, वो सारा दृष्टिकोण आके टिकता कहां पर है? टिकता आकर है कि हमको एक समानता मूलक समाज बनाना है जो कॉन्फ्लिक्ट सी रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन is the ultimate source of any economic, political and social research। अगर किसी भी सामाजिक अनुसंधान से संघर्ष बढ़ते हैं, तो सामाजिक अनुसंधान या संघर्ष बढ़ने के कारण हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाता। और इसलिए हम वी आर नॉट टेलिंग द गांधीयन पर्सपेक्टिव इन द नॉट टेलिंग कि डू नॉट रिस्पेक्ट योर रिलीजन, बी इन द प्लूरिस्ट सोसाइटी बट हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन। और हम तो वो समाज है कि जो जो वैष्णववादी होने के बाद शंकराचार्य को शैव मत से स्वीकार करते हैं, उस शंकराचार्य को शैव मत से स्वीकार करते हैं, उस शंकराचार्य को एक चांडाल द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उस समाज में रहते हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद को एक सड़क पे पड़े हुए एक भिखारी से ज्ञान प्राप्त होता है कि ये ब्रह्मा तो मेरे में भी है, ब्रह्मा तो मेरे इसमें भी, और मैं इससे चिलम लेने में क्यों कर रहा हूँ। तो हम या उस सोसाइटी से रहते हैं कि जहाँ पर सोसिज्म इंडिकेट्स द ह्यूमनिज्म, जहाँ अकबर जो है वो अपने उसमें दीन इलाही धर्म चलाता है, जिसमें वो हिंदू राजा बीरबल उसमें शामिल होते हैं। वी आर इन द सच काइंड ऑफ अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी। तो अगर इफ वी आर इन सच काइंड ऑफ अ प्लूरिस्टिक सोसाइटी, we have to think about in our economic ideology, we have to think about in the political ideology। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी, आप देखिएगा, वो आज का विषय मेरा है नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर पॉलिटिकल जो नीतियों का जो दृष्टिकोण है वो बनाते बनाते चेंज हो गया। जो शुरुआत की नीतियां हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनकी सोच देखेंगे, वो सब्सटेंसिव ऑफ नेचर थी, वो लोगों के हित की बात करती थी। अब आज की नीतियां किस तरीके से हित के बात ना करके लोगों के अहित की बात करती है, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग द पॉलिसीज आर इंटर कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि वी आर डिवोटिंग द गांधी, वी आर प्रोटेक्टिंग द आइडियल ऑफ द गांधी। पर आप देखिए कि 2006 के बाद से हमारे देश में इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या कहती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटानी है, इन्फेंट फर्टिलिटी रेट को कम करना है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है, जो प्रदूषण के कारण मृत्यु दर है उसको कम करना है। 2017 में आई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसके ऑब्जेक्टिव विदाउट प्रॉपर इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अचीव किए जा सकते हैं? वो कहते हैं कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ऊपर बात करेंगे, वो कहते हैं कि वी विल टॉक अबाउट द इंडोर पोल्यूशन। 28 गाइडिंग प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, ये करके वो करके। आप देखिए हेल्थ पॉलिसी बढ़िए, अभी एनएफएचएस का सर्वे भी आया है, पर वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्थ के तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल पॉलिसी से भी अचीव होंगे ना, इंडोर पोल्यूशन। तो पॉलिसीज जो बन रही है उनके बीच में टाइम लैग बहुत है। मेरा पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये बनता है कि आप गांधी से यहाँ पे सीखो, जो अपने अखबार में लिख रहे हैं या उस जमाने की जो पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती थी वही जाके वहां डिबेट हो रहा है। मैंने इस पेपर भी लिखा और जनरल एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी एनी रीजन, उसके बाद में इसको चेंज कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस क्या प्रॉमिस करते हैं, क्या संसद में बहस करते हैं और क्या पॉलिसी बनती है, ये मैं पॉलिसी गैप का बहुत बड़ा एग्जांपल है। मान लीजिए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 25 प्रॉमिस एजुकेशन को किया, और क्या उस पार्टी के प्रतिनिधियों ने वही 25 चीजें संसद में प्रश्नकाल के दौरान पूछी? आपको जान के ताजुब होगा कि एजुकेशन प्रोस्पेक्ट पे ये बिल्कुल हुआ ही नहीं। डिफरेंस मैंने सिंपल सा शोध करके निकाला, जिस बात पर उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा उस बात के ऊपर उन्होंने संसद में बहस नहीं की। मैनिफेस्टो आपका पॉलिसी विजन बताता है ना। चलिए मैं कहता हूँ आप गांधीवादी तरीके से ना भी चले, पर आप एक सच तो रखिए, योर मैनिफेस्टो रिप्रेजेंटिंग योर पॉलिसी विजन, what you are promising your policy vision, you are discussing different thing, और जब वो पॉलिसी गाइडलाइन बन के आ जाती है तो टोटल डिफरेंट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका यही सीधा सा अर्थ है कि वी आर अ सिटीजन दोज हु आर ओनली एंड ओनली चूजिंग द इलेक्टोरल एनार्की।
एक वोटर के तौर पर अगर गांधी जी ने विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की बात क्यों की और क्यों कहा कि जो ऊपर का सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट या इकोनॉमिक सिस्टम है उससे आदमी कट जाएगा। भाई मैं गांव का मजदूर हूँ, मुझे पता है मेरी गांव की समस्या क्या है और मैंने अपने उसके प्रधान को बताया, वो प्रधान मेरी समस्या का समाधान करेगा ना। ऊपर वाला तो ऊपर ऊपर हवा में बात करेगा तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। दैट्स व्हाई द डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई द फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। कि पैसा नहीं देके, पैसा भी दो भाई, काम भी दो, काम दो तो लोग भी दो। पर ये तो है नहीं खाली प्रधान दे दिया, ठीक है, आया गया, ऊपर वाला। तो दिस इज द वेरी डेंजरस आइडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो गणतंत्र के लिए ना खतरे की घंटी भी है कई 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 हिसाब से समझता हूँ, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में लोगों के हाथ में सुशासन मिला ही नहीं। स्वराज का अर्थ तो बड़ा गहरा है। अगर आप और भी थिंकर्स की बात करेंगे तो यू टॉक अबाउट द अरिस्टो, इवन यू टॉक अबाउट द प्लेटो, आप और डीप जाओगे। भारत में बहुत अच्छे अच्छे समाजवादी रहे हैं पर उनके विचार अब कोई पढ़ना नहीं चाहता। समाज समस्या ये इस बात की है। पीपल डिबेट थ्रू द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मैं चलिए आपके पास पॉलिसी रिसर्च की मुझे बात करनी थी। सैलेम नोस कि आई आल्सो राइट ऑन द गांधी, बट आई लर्न। मैं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता, या जितने भी समाजवादी चिंतक हैं या जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी सीखता हूँ, मैं लिखता भी हूँ नीतियों के ऊपर, दृष्टिकोण से मैं आलोचना भी करता हूँ। अब आप देखो, भारत सरकार ने एक प्रस्ताव लाया कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम होगा और 3 दिन छुट्टी। क्या ये फिर लोगों को अपने परिवार से एलिनेट नहीं करेगा? तो क्या यहाँ पर हम एलिनेशन की, वेज एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि हमें परिवार की भी जरूरत है। नोबेल शांति पुरस्कार जब मदर टेरेसा को मिला, उनकी सबसे छोटी स्पीच रही है। उन्होंने कहा कि बताइए कि दुनिया में शांति पाने का उपाय क्या है? कि गो एंड लव योर फैमिली। बट व्हेन यू लव योर फैमिली, when you are working in an economic system where you are exploited, where you are alienated by yourself, you are alienated by the government itself, you are alienated by the factory itself, the private hand itself, can you do it? The privatization is a new example of the वर्ण व्यवस्था। शोषण के तरीके का नया तरीका है वो। That's why the Dr. Ambedkar debated about the intellectual capacity of development to remove the varna व्यवस्था, the hierarchical system। और उस माध्यम से भी तो समाज में अहिंसा आती है जब कास्ट क्लास बन जाती है। तो जाति को दूर करने के या सिस्टम के लिए भी तो जरूरी है। If we have to reset your change, but when you are not adopting it, you are creating a conflict। और गांधी का जो पूरा जो थिंकर है, जो पूरा जो आइडिया है, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंडिविजुअल, एवरी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करता है। आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी समाधान होता है जब आप अनासक्ति की ओर जाते हो। आप इकोनॉमिक के कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्व करते हो जब आप डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाते हो, प्रोडक्शन बाय मास्टर्स की तरफ जाते हो। आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होता है जब आप पंचायत राज को, डिसेंट्रलाइजेशन को एक प्रॉपर वे में जाते हो। आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होता है जब आप एक आइडिया के थ्रू, स्वदेशी के थ्रू जाते हो। बट वी हैव बीन वेरी प्रोटेक्शनिस्ट। और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए जो आइडिया, जो नेहरू जी का गुट निरपेक्ष था, उसको और भी आगे लोगों ने बढ़ाया कि हम क्या बनेंगे, इंट्रीगल लीडर बनेंगे। इसको दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते हैं। और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने 2014 में, 2016 में भाषण में इसका जिक्र किया जब वो विदेश मंत्री थी। आई वॉज नॉट very much against the favor in the politics of BJP, but to decode it, some of the ideas, some of the ministers, they followed how to go beyond the people, right? If it become the people ministry, the foreign ministry, तो यही चीज हर एक चीज में होनी चाहिए ना। जब ये चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो जाट रिजर्वेशन के लिए दंगे बढ़ेंगे, मराठा रिजर्वेशन के लिए दंगे बढ़ेंगे, हड़तालें होंगी, वायलेंस होंगी। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज इटसेल्फ द रूट कार्ड ऑफ द वायलेंस। और ये वायलेंस जब हड़ताल होती है, सड़क बंद होती है, दंगा होता है, तो इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक हमारे स्कॉलर विभूति नारायण है, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने किताब लिखी शहर में कर्फ्यू। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जब एक शहर में दंगा होता है या कर्फ्यू होता है, उसका सामाजिक आर्थिक ताना बाना किस तरह बिगड़ जाता है, आजीविका किस तरह बिगड़ जाती है। एक छोटे छोटे जो काम करने वालों की, जो फ्लाइट्स में जा रहे हैं, जो एसी कैब्स में जा रहे हैं, उनकी आजीविका नहीं बिगड़ती, जीविका बिगड़ती। अब आजीविका जो अपने परिवार का पेट जो भूख में पालता है, जो एक मजदूर वर्ग है, जो मेहनत का, जो गांधी जो कहते हैं हाथ, श्रम की महत्ता, डिग्निटी ऑफ लेबर, बट वी डू नॉट रिस्पेक्ट गांधी आइडिया ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर वेयर वी आर। हम वो सोसाइटी नहीं है कि हम उस मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट कर सके। इसलिए जरूरी है, वी हैव टू बी वेरी रेशनल, वी हैव टू बी वेरी थिंकर। मैं बार बार कहता हूँ कि
सब यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट से आप बाहर आ जाए। ये तकनीक अच्छा माध्यम है, मैं इसका विरोध भी करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ, बिकॉज आई एम एबल टू डिसेंट्रलाइज द नॉलेज व्यू। तो पर विनोबा जी ने इसके लिए बड़ी गहरी बात की कि अगर आपको ज्ञान को और आगे तक ले जाना है तो ज्ञान का विकेंद्रीकरण कर दो, बुद्धि का विकेंद्रीकरण भी कर दो। गांधी से इतर चले गए वो, जय जगत की बात कर दी। कहने का मतलब है ओपन द विलेज यूनिवर्सिटीज इन द विलेज। तो किसी लड़के को माइग्रेट करके मुंबई से दिल्ली जैसे शहर में प्रभाव बढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। बट वी आर सो मच अवे फ्रॉम दैट। व्हाई वी कांट ओपन अ यूनिवर्सिटी इन अ विलेज? Why the every center of the research university is located in the Mumbai, Delhi? This is also the centralization of knowledge. The centralization of knowledge leads to the centralization of power. The centralization of power leads to the centralization of the wealth. The centralization of wealth leads to the centralization of inequality. तो जब ज्ञान का विकेंद्रीकरण नहीं होता तो वो ज्ञान कुछ लोगों के हाथ में आता है, मोनोपोलाइजेशन होता है, तो क्या होता है कि उनके पास संसाधन आ जाते हैं, उनके पास आर्थिक स्रोत आ जाते हैं, तो वो फिर शोषण करते हैं। तो एक वर्ग अमीर से अमीर होता जाता है और एक वर्ग गरीब से गरीब होता जाता है। तो अल्टीमेटली द आवर मोटिव, द आवर एम इज टू रिमूव एंड अचीव अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वो समाधान गांधी का विचार सिखाता है। मैं पूर्ण तरीके से ये नहीं कहता, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा वो उनके बाहर के जितने विचार है वो उनको पढ़ सकते हैं, न सिर्फ गांधी पर उनके जो विरोध में इन्होंने लिखा। अम्बेडकर साहब को भी पढ़िए, वेरी ग्रेट इंटेलेक्चुअल। एम एन रॉय साहब को पढ़िए, पी एन घोष साहब को पढ़िए, जैसी कुमारप्पा साहब को पढ़िए। स्वामी विवेकानंदा गिव द रेफरेंस इन हिज बुक जाति संस्कृति एंड समाजवाद, वेरी द गुड थिंकर। तो जो उस जमाने के साहित्यकार है वो भी उस दृष्टिकोण से अपनी पूरी बात करते हैं। प्रेमचंद ने रिटर्न ऑफ द सोजे वतन, तो कैसे उस देश में मतलब आप चीजें आएंगी जब वो अपनी कथाओं को विकसित करते हैं कि गांव में कैसे एक व्यक्ति कफन नसीब नहीं होता उसको और वो कफन के पैसे से वो शराब पी लेता है। पूस की एक रात में कैसे एक आदमी ठंड से मर जाता है। या आप उस जमाने के आप उसमें निराला का साहित्य पढ़िए जिसमें बताते हैं कि जब 1918 में महामारी आई जैसे आज के समय में है, तो उन्नाव के तट पर कैसे लाशों के अंबार बिछे थे। तो अब आप उस जमाने के काल, उसके बाद आप धीरे धीरे आप आइए, यहाँ तक कि सिनेमा भी सिखाता है। 70s के दशक का सिनेमा आप अगर सॉन्ग देखेंगे तो सिखाता है उस दर्शन को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, द गिवन बाय द साहिल लुधियानवी, कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, कि कुदरत ने हमें तो बख्शी थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। द गुलजार कोटेड इन आनंद, कि जिन लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं उन्हें दवा खरीदने के लिए कैसे कहूँ, और फिर उसको आंधी में उसने प्रोटेक्ट किया। तो आप देखिए कि बहुत सारी जगह से आप सीख सकते हो। तो लेकिन जब आप सिनेमा भी वायलेंट वे में आपको चीजें दिखाएगा, आप उस चीज आपको विश करेगा कि आप बहुत कुछ बड़ा सोचो, तब आप अनासक्त नहीं हो सकते। The problem is that the today literary form, the cinema or the writings, they are inherent in the violent. और अब 70s के दशक का आप सिनेमा देखिए, वो संघर्षपूर्ण सिनेमा पे आता है, चाहे वो महबूब खान की मदर इंडिया का आप एग्जाम पे लीजिए। तो वायलेंट सिनेमा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आल्सो बिहाइंड टू पीपल थिंक। बट गांधी जी ग्लोबलाइजेशन के इस डेमोक्रेशन के खिलाफ थे, क्योंकि जब आपकी लालसा बढ़ती विदेशी सामान के प्रति तो आप भ्रष्टाचार के प्रति भी बढ़ती है। दुनिया में कोई भी अमीर अपनी आवश्यकता के भ्रष्टाचार नहीं करता, तो आवश्यकता सबकी पूरी हो जाती है। ये धरती माँ है, माँ किसी को भूखा नहीं सोने देती। वैदिक शास्त्र कोई नहीं सो सकता। आई बिलोंग टू द पंजाब। मैं एक रिक्शे वाले से मिला, मैं राइटर आल्सो, मैं कहानीकार हूँ, मैं पोएट हूँ। उन्होंने पूछा कि कैरोडाइन को कैसा कोरोना बीता, क्या ऊपर वाले का कृपा है, मेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोता, गुरुद्वारों का शहर है, लंगर का शहर है। तो क्या है, तो फिर हम विलासिता के लिए भ्रष्टाचार करें और फिर दूसरा कोई गरीब वो भूखा सोए, वो तो गलत हुआ ना। तो दैट्स वाई हमारे घर की खिड़कियां, गांधी जी बोलते हैं, सभी हवाओं के लिए खुली है, बुरी हवाओं के लिए नहीं खुली है। इनफ फॉर अर्थ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर द गीड। सिविलाइजेशनल प्रोस्पेक्ट्स पे अगर हमें संघर्ष को लड़ना है, इंडिविजुअल से शुरुआत करनी होगी। अगर मेरा इस टी-शर्ट में काम चल रहा है तो मैं उसको जितना अधिक से अधिक चलाऊं। सर्वधर्म सर्वोर पदारम, क्योंकि मैं अपनी बात उसी श्लोक से खत्म करूंगा कि अन्य क्षेत्र कदम पापम तीर क्षेत्र वही सती, कि अगर आपने अन्य क्षेत्र में पाप किया तो तीर क्षेत्र में तो आप डुबो लोगे, लेकिन आपने अगर तीर क्षेत्र में पाप कर दिया, अंदर शरीर स्थिर था, 5 शरीर कौनता, जज गागल पवन शरीर की, और वो 5 तक प्रदूषित है, तो शरीर कैसे बनेगा? आप मुझे बताइए वो कैसे बनेगा? मेरा एक और इस विकास मॉडल को लेकर मैं एक सीधी सी एक छोटा सा एक लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ, छोटा सा कपलेट है। सरेंद्र अगर इजाजत तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ ये, क्योंकि रिसर्च के अलग मेरा एक ठीक है कह सकता हूँ।
हाँ, मेरी यस वॉइस यस क्लियर यस। है, मैं कह सकता हूँ? हाँ, यस। ठीक है। तो इसको सुनना कि कैसे हम विकास मॉडल से हम कहाँ से आ गए कि, और मैं साहित्यिक दृष्टिकोण से इस चीज को समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसी बात कहता हूँ। अब आप इस चीज को समझिए, नदी होती है ना, नदी, नदियों के जल पर जब से है इंसानों ने कालिख लगाई, अपने लिए नया आईना देखो खोज रहा है चांद। कि नदी का पानी इतना काला हो गया है कि उसको चांद को उसमें अपनी परछाई नजर नहीं आती। और परिंदे आए थे बीमार हवा का हाल पूछने। कोविड ने इकोनॉमी दुनिया को कैसे तबाह किया, आप ये समझिए कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज, कि परिंदे आए थे तो बीमार हवा का हाल पूछने, काले धुएं की जग में आकर भी खुद बीमार हो गए। तो हम नेशन के, हम जब ऊंची सोसाइटी में रहते हैं, जब ऊंचे मंदिर मकानों में रहते हैं, हम बड़े बड़े उसमें 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 रहते हैं, तो क्या क्या हम शहर और गांव की हमारी कितनी कितनी बड़ी खाई हो गई कि बनावटी, मतलब वो आप सोचिए कि चिरागों की रोशनी से हम बनावटी उजालों तक आ गए। मन के अंधेरों का सिलसिला मगर बदस्तूर जारी है। द इनर थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन। और हम, जब घोड़ा चलता है ना, उसके पैरों से बड़ी अच्छी आवाज आती है, टक 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 टक। तो हम कैसे हो गए, हम मशीन के, जो गांधी जी कहते थे ना कि आदमी मशीन ही बन जाता है, मैकेनाइजेशन। के पैरों से निकले मधुर गीतों को हम लोग क्या समझेंगे? हम मशीनी सदी के मशीनी लोग बस ही जबान समझते हैं। When we are talking with you the technology, तो आप इस चीज को, अगर आप इस चीज को समझेंगे कि कहाँ वो इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट्स कैसे होता होता चला गया, तो आप समझ जाएंगे कि वी आर वेरी मच इन द आसक्त, हम इकोनॉमी ऑफ ग्रीड के ना ट्रैप में फंस चुके हैं। उससे निकलने के लिए ना इंसान को फिर से इंसान बनाना पड़ेगा। साहिल लुधियानवी की लाइन की, आटम बमों के जोर पर बैठी है दुनिया, एक तो वो दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो गुरदर साहब जो कहते हैं पैसा, उसको दूर, हमको उसको दूर करना पड़ेगा ना। हिंदू मुस्लिम के दंगे दूर करने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के दंगों में जला तो जला, जली बच्चन की मधुशाला और गालिब का दीवार जला। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं आपको पॉलिसी रिसर्च पढ़ानी थी, बट बिकॉज आई एम राइटर, लिटरेरी पोएट, तो इसमें सैले में कहा, तो मैंने आपसे अपनी ये बात रख दी। हो सकता है कि आपका रिसर्च का सेमिनार हो, पर मैं आपको गांधी और साहित्यिक चिंतन की ओर ले गया। ये भूल मेरी या कमजोरी मेरे नेटवर्क की है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।